जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 1 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओईआरओ, पीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इवन काफी सारे एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑफर्स भी आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। तो इन दिए गए नंबर पर पहले कांटेक्ट कर लो, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बाद फिर हमारी एप्लीकेशन के जरिए जो है वो कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना कि आपने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। और ये है आज के टॉपिक्स गाइस, जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं काफी ज्यादा डिटेल में। और बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, और फिर आपको नोट डाउन करना है कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अच्छा एक पहले आपके कमेंट्स की बात कर लें तो एक स्टूडेंट है आयुष गुप्ता जी, हमारे रेगुलर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया आंसर्स लिखते हैं रेगुलर बेसिस पर। और भी काफी सारे स्टूडेंट्स बढ़िया आंसर्स जो है वो देते हैं, तो ऐसे ही आंसर्स जो है वो देते रहिए। तो आयुष, मैं आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो कल वाले लेक्चर में जो है दूंगा। आज थोड़ी सी टाइम की कमी के को देखते हुए तो अभी जो है वो नहीं ले रहा हूँ। काफी अच्छा आपका जो है वो क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड, डिप्लोमेसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर कल जो है वो आपको दूंगा याद से, है ना। चलिए, अभी समय वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से हम लोग जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छठ फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस, पहले सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये छठ है क्या। सबसे पहली चीज तो ये होती है जो जानने वाली है। तो देखो यार, पहले पॉइंट की तरफ अगर हम जो है वो चर्चा करें, हाँ, तो छठ फेस्टिवल की जो है वो बात करें हम लोग, तो इस पर जो है वो हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे छठ फेस्टिवल के बारे में। तो गाइज, ये एक हिंदू वैदिक फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आप लिख लो। तिरछा क्यों जा रहा है? ये एक हिंदू वैदिक फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले पॉइंट की तरफ जो है वो फोकस करें अगर, तो नहीं बनेगा। चलो छोड़ो, इसको हटाओ पेन को। पहला पॉइंट लिख लो आप, हिंदू वैदिक फेस्टिवल ये हम लोग को देखने को मिलता है, जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया, इनको डेडिकेट किया जाता है। लिख लीजिएगा, सूर्य भगवान और छठी मैया, छठी मैया को समर्पित होता है ये फेस्टिवल। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वेद तक इसकी रेफरेंसेस जो है वो मिलती हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग को ऋग्वेद के अंदर जो है वो देखने को मिलता है कि मेंशन है इनके बारे में ऋग्वेद के अंदर, इस प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। और ये सूर्य की उपासना के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, सबसे प्राचीन फेस्टिवल्स में से आप कह सकते हो, इवेंट्स में से आप कह सकते हो एक है। और इसकी कथाएं महाभारत के कर्ण से भी जो है वो जुड़ी हैं। एनीवेज, अब ये फेस्टिवल मेनली बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ पार्ट्स में जो है वो मनाया जाता है। ये फैक्ट भी लिख लीजिए आप। जितनी चीज हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उतनी चीज लिखनी है आपको। अब माइग्रेशन की वजह से यूएसए, यूके जैसी कंट्री के में रहने वाले जो लोग हैं, डायस्पोरा जो है हमारी इंडियन डायस्पोरा, वो भी इसे सेलिब्रेट करती हैं। जैसे दुर्गा पूजा कोलकाता से ग्लोबल आइडेंटिटी बन गया है ना, वैसे ही छठ भी जो है वो ग्रेजुअली इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो ये फेस्टिवल गाइस ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है भगवान सूर्य को, यानी कि थैंक यू बोलता है भगवान सूर्य को, कि भगवान सूर्य की वजह से लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है, लोगों को लाइफ मिली, क्योंकि सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। यस, तो वो इस चीज को हाईलाइट करता है ना। कल्चरली ये लिंक्ड है ना। लोग जो है वो भगवान सूर्य को जो है वो ग्रैटिट्यूड प्रस्तुत करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आभार प्रस्तुत करते हैं। तो डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और हार्मनी विथ नेचर को ये प्रमोट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी बॉन्डिंग को जो है वो मजबूत करता है। लोग नदियों की, पॉन्ड्स के किनारे, मतलब जो है वो प्रेयर्स जो है वो करते हैं, सब एक साथ मिलकर आते हैं ना प्रेयर्स करने के लिए, तो एक कम्युनिटी बॉन्ड जो है वो उसमें स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की चर्चा करें
तो फेस्टिवल जो है वो गाइस ये लिख लेना, 4 दिन का ये फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है कि मनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उपवास करना, ये सब चीजें जो है वो शामिल इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। व्रत व्रत जो है वो शामिल देखने को मिलती हैं। संयम, है ना, ये ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये 4 दिन में जो है वो कौन सी, तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो सबसे पहले तो हम बात करें नहाए खाए के बारे में। नहाए खाए लिख लेना, ये पूरी पूरी चीज। इसमें जो है वो डुबकी लगाई जाती है, रिचुअल बात होता है, पवित्र स्नान होता है, उसके बाद जो है वो वेजिटेरियन फूड जो है वो खाया जाता है। नेक्स्ट लोहंडा या फिर खरना, पंचमी वाले दिन, तो पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है, बिना पानी के उपवास रखा जाता है। फिर बाद में गुड़ या फिर खीर खाकर जो है वो व्रत तोड़ा जाता है। नेक्स्ट संध्या अधर्य या अघर्य, अर्घाय बोलेंगे इसको, अर्घाय अर्घाय। तो ये छठवें षष्ठी बोलते हैं, षष्ठी। इसमें बताया जाता है कि सूर्य जब अस्त होते हैं, यानी कि सनसेट जब होता है, उसको अघर्य दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर भगवान जो होते हैं, भगवान सूर्य जो है वो जब सेट हो रहे होते हैं तो उस समय उनकी पूजा जो है वो की जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है इस समय, फोक सॉन्ग्स जो है वो चलाए जाते हैं। फिर उषा अघर्य, अब ये मॉर्निंग प्रेयर होती है, जब सन राइज करता है तो उस समय ये प्रेयर जो है वो की जाती है और अपने रिचुअल को जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो ऐसे ये 4 दिन का रिचुअल हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें बिना नमक, ओनियन गार्लिक, यानी कि बिना जो नमक के, प्याज के, लहसुन के खाना जो है वो बनाया जाता है, राइट। खीर जो है वो बनाई जाती है, अलग अलग चीजें जो है वो बनाई जाती हैं, है ना, और भगवान को जो है वो अर्पित की जाती है, भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब इंटेक और IGNCA बताया जा रहा है कि इंटेक ने कोलैबोरेशन किया IGNCA के साथ। अब इसके लिए अपन इस पे आ जाते हैं, तो ये पूरी चीज लिख लेना, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इंटेक है और IGNCA जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है। ठीक है। अभी इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया। वापस नीचे आओ, इन दोनों ने जो है वो क्या किया, कोलैबोरेट किया। और न्यूज यही है कि ये चाह रहे हैं कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की जो लिस्ट जो है उसमें छठ पूजा भी जो है वो शामिल की जाए, राइट। जैसे कि कोलकाता की दुर्गा पूजा इसमें ऑलरेडी शामिल है, वैसे ही छठ दुर्गा पूजा भी जो है वो इसमें शामिल की जाए। तो ये प्रपोजल जो है वो रखा गया है। अक्टूबर 11 को पटना में एक इंटरनेशनल सेमिनार होगा, जहां पर काफी विद्वान आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पूरे दुनिया भर से पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि एक फोटोग्राफी सैलून भी होगा, और जिससे कि फेस्टिवल की पिक्चर जो है वो कैप्चर की जाएगी। तो जैसे कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को लिस्ट में आ चुका है, वैसे ही छठ को भी लाने के लिए रह वो कार्य चल रहा है। तो इसी चीज को लेकर ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला। अब यूनेस्को जब रिकॉग्नाइज करेगा छठ को, तो उससे क्या होगा कि छठ को जो है वो ग्लोबल आइडेंटिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी ग्लोबल लेवल पर, बिहार की कल्चरल आइडेंटिटी और मजबूत होगी, इंडिया की इनटेंजिबल हेरिटेज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ये डॉक्यूमेंटेशन जो प्रयास है वो इंश्योर करेगा कि ओरल ट्रेडिशंस प्लस आर्टिफैक्ट्स दोनों प्रिजर्व हों, है ना, क्योंकि ये इंटेंजिबल कल्चरल वाली जो चीजें होती हैं इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना अगर लोगों ने बंद कर दी तो ये ऑब्वियसली लुप्त हो जाएंगी। अब इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की होगा तो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी, एकेडमिक रिसर्च और इस पूजा से रिलेटेड होने वाली है।
तो ये टॉपिक थोड़ा सा याद रखना, जितनी चीज मैंने हाईलाइट करवाई है वो, क्योंकि वो चीज आपसे प्रीलिम्स में जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएम स्वनिधि स्कीम, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम गाइस। आपको शायद याद हो कोविड के समय पर ये स्कीम जो हम लोग को देखने को मिली थी कि इसका जिक्र हुआ था। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे चाउमीन का ठेला लगाने वाले, सब्जी का ठेला लगाने वाले ये लोग, तो उनको जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराने के लिए, शॉर्ट टर्म राहत प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। इन्होंने जो उस समय लोन लिए थे वो लोन तो बाद में चल के आगे चल के माफ भी कर दिए थे सरकार ने, अगर आपको याद हो, अगर आप अपडेट रखते हो तो। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो गाइज ये स्कीम, सबसे पहली चीज तो आप ये लिख लो कि ये स्कीम जो है वो 1 जून सन 2020 को जो है वो लॉन्च हुई। कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। पर्पस क्या था इसका? कि कोविड 19 पेंडेमिक के समय पर स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करना, जो मैंने भी आपको बताया, क्योंकि कोविड के समय पर लॉकडाउन लगा था, उसके कारण से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनकी आजीविका जो है वो बुरी तरह से इंपैक्ट हुई थी। तो ये एक कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन इनिशिएटिव था। आप ये लिख सकते हो, अफोर्डेबल कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन इनिशिएटिव। इससे आपको क्लैरिटी रहो मिल जाएगी कि भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अब लोगों को 10,000 रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया गया था। फिर बाद में बढ़ा भी दिया था, 20,000 से 50,000 कर दिया था। और काफी, मतलब ये तो इसमें तो लोन माफ भी कर दिए गए थे लोगों के। इंटरेस्ट तो दूर की बात है, पूरा पूरा लोन भी माफ हो गया था। क्या मुझे बता सकते हो कि लोन माफ करना क्या सही होता है? कोई मुझे बता सकता है इस चीज के बारे में, क्या लोन माफ करना सही होता है? हाँ जी, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना है ना। तो चलिए आइए आगे की जो है वो चर्चा करें। इसके रोल और ऑब्जेक्टिव आपको पता लगी गया, मैंने लिखवाई दिया आपको कि अब ये यहां पर लिख ही लिया अपन ने, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल वेंडर्स को जो है वो एक्सेसिबल लोन प्रोवाइड कराना, है ना। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना इनफॉर्मल वर्कर्स के बीच में, वेंडर्स को फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, है ना। फिर इसके अलावा सोशल सेफ्टी नेट के तौर पर ये काम करती है, जो पिछड़े ग्रुप है उनके लिए। ठीक है, ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट किसके द्वारा की गई, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है, अर्बन लोकल बॉडीज के साथ और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ। स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी लोग ठेला चला रहे हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं अपना, या फुटपाथ पे अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, तो वो इसके बेनिफिशियरी थे। जुलाई 2025 तक 96 लाख लोन्स, जिनकी कीमत 13,800 करोड़ के आसपास है, तो वो डिस्पर्स किए गए। सोचिए आप, 68 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स को। अब इसके की फीचर जो है वो क्या है, तो देखो, पहले इन्होंने 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कराना शुरू किया था पहले ट्रांच में। फिर बाद में जो है वो जाकर इन्होंने 20,000 से 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। 7% इनकी इंटरेस्ट की बात करी इन्होंने। अच्छा, सब्सिडी की 7% एनम इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करिए, सब्सिडी लिख देना कि मतलब इतना इंटरेस्ट जो है वो इनको वापस हो जाएगा अगर वो टाइम पर रीपेमेंट कर देते हैं तो। कैशबैक भी कहा गया कि 100 रुपए पर मंथ कैशबैक भी जो है वो दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अप टू 100 रुपीज पर मंथ जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन पे जो है वो उनको कैशबैक मिल जाएगा। टारगेट ग्रुप यही थे कि जो लोग ठेला चलाते हैं, है ना। बट देखो, मेन चीज है, सरकार स्कीम तो लेकर आती है, बट क्या इस पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में ठेले वालों को पता होगा? नहीं, अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा होती है। और कई बार जिनको पता होता है तो उनको पता करवाया जाता है कि इनके द्वारा, थोड़े से जानकार लोगों के द्वारा, जो इस प्रकार के लूप होल्स देखकर उनके नाम पर लोन उठवा लेते हैं और खुद 80% पैसा जो है वो खुद अपने पास जो है वो रख लेते हैं और 20% वेंडर को दे देते हैं।
फिर वेंडर कभी लोन रीपे नहीं करता, तो जब उससे पूछता है जो है वो की जाती है, उसको पता ही नहीं कि उसने लोन लिया है, उसके नाम पे लोन गया है, आइडिया नहीं होता इन लोगों को। उनको तो बस 20,000, अभी 2,000 रुपए दे दिए, 20,000 नहीं सॉरी 2,000, 20% जो है वो दे दिया, वो बढ़िया खुश कि चलो ठीक है, अंगूठा लगाने का अपन को 2,000 रुपए मिल गया है, बढ़िया है। यहाँ पर भैया ने बोला खड़े हो जाओ यहाँ पर आकर फोटो खिंचवा लो, बस फोटो खींच ली, 2,000 अपने को मिल गया, बाकी 8,000 रुपए भैया ले गए। ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं भैया, और इन फ्रॉड्स की चपेट में सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग जो है वो आते हैं। अब इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है? अथॉरिटीज को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके की फ्रॉड्स की गतिविधियां कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर ने अगर कंप्लेंट करी कि इस फलाना व्यक्ति ने मेरे अकाउंट्स का गलत उपयोग किया है, तो उस फलाना व्यक्ति को उठाओ, इन्वेस्टिगेट करो, और दोषी वो करार होता है तो उसको स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगाओ। जितना पैसा लूटा है उसने स्ट्रीट वेंडर से, वो तो उसकी जमीन प्रॉपर्टी जो भी उसके नाम पर है वो कुर्की करवाओ, और नहीं करवा कर पा रहा है वो तो फेंको उसको जेल में। ये बहुत जरूरी है इस तरीके की चीज करना। यस, तो 10,000 रुपए का लोन जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली। पहला ट्रांच मैंने आपको बोल ही दिया कि पहले जो था, अच्छा अब ये लोन अमाउंट इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, 2025 में इन्होंने रीस्ट्रक्चर कर दिया भैया ये पूरी चीजों को, है ना। ये भी चीज ध्यान में रखना। इन्होंने बोला कि अब भैया हमने यही चीज न्यूज में आई है कि 2025 में, ये चीज लिख लेना, 2025 में ये लोग अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इस स्कीम को 31 मार्च 2030 तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। पहले जो था वो 2024 में बंद होने वाली थी ये स्कीम, अब इन्होंने बोल दिया कि हम तो 2030 तक ये स्कीम चलाएंगे। और अब जो पहली बार जो लोन लेगा व्यक्ति, तो उसको 15,000 रुपए का लोन मिल जाएगा, पहले 10,000 का मिलता था। और जो जो लोन अपना पहला वाला चुकाकर एलिजिबल हो जाएगा कि दूसरी बार उसको लोन 25,000 रुपए तक मिल जाएगा। और फिर तीसरी बार जब वो लोन लेंगे, दूसरा अपनी लोन को क्लोज करके, तो 50,000 रुपए तक का लोन मिलने का उनका वो ओपन हो जाएगा चांसेस, एलिजिबिलिटी आप बोलो, है ना। तो ये चीजें इस प्रकार से जो है वो चलेंगी। ठीक है, और यूपीआई लिंक्ड रुपे कार्ड्स भी अब मिलना शुरू हो जाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग सेकंड सेकंड ट्रांच जो है वो रीपे कर दें, यानी कि 25,000 वाली लोन लेकर वो रीपे कर दें। ठीक है, और कैशबैक भी मिलेगा भैया। अब तो एनुअल कैशबैक 1,600 रुपए तक का मिल सकता है, ये चीज जो है वो कह दी गई है, एनुअल कैशबैक अप टू 1,600 रुपए, ये भी चीज लिख लेना। ठीक है, अब स्कीम जो है वो सेंसस टाउन्स और प्री अर्बन एरियाज तक एक्सटेंड जो है वो हो गई है। तो ये तो अर्बन एरियाज और प्री अर्बन एरियाज के लिए स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी, पेरी अर्बन बोलते हैं इसको, प्री अर्बन पेरी अर्बन। अरे वो बीच में होते हैं ना, गांव है ना शहर है, बीच वाला रूरबन, है ना। टारगेट है कि 1.15 करोड़ वेंडर्स को जो है वो सर्विसेज मिल जाए, इजी लोन सर्विसेज, और 50 लाख नए बेनिफिशियरीज का गेटवे जो है वो ओपन हो जाए फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने का, इसके जरिए माइक्रो लोन बोलते हैं ना अपन। तो वेंडर जो है उनको वर्किंग कैपिटल टाइम पर मिल सकेगा, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल एडाप्शन को पुश मिलेगा, वेंडर्स की क्रेडिट वर्दिनेस इंप्रूव होगी, और वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जो है वो जुड़ेंगे। सोशियो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट जो है वो एक्सपेंड होगा उन एरियाज तक जो पहले कवर नहीं थे। अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पॉवर्टी कम होगी, लोग जो है वो मेन स्ट्रीम बैंकिंग चैनल से जो है वो जुड़ेंगे। बट यस, चैलेंजेस सबसे बड़ा अवेयरनेस का ही है यार, अवेयरनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज, जो मैंने भी आपको बताया। अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी कहां से मिलना पता ही नहीं है ना, स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है। ओवर इंडेटनेस का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा रिपीटेड लोन्स के कारण। अगर ये रिपीटेड लोन्स जो लेंगे, तो एक के बाद एक के बाद एक लोन जब लेंगे ये, तब उसके बाद उनके ऊपर बर्डन जो है वो काफी हाई हो सकता है, राइट, रिपीटेड लोन्स के कारण। तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी लो होती है, लोग जो है वो लोन लेकर बिजनेस में लगाने की बजाय पर्सनल कंजम्पशन में लोन जो है का पैसा यूज कर लेते हैं,
और रीपेमेंट में है वो बैंड बच जाती है फिर उनकी। तो ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बस यही चीज है गाइस, अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो होने चाहिए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर और क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर। रीपेमेंट को मॉनिटर करना जरूरी है। वेंडर्स की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को ये इंश्योर करेगा। और यस, वेंडर्स के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रेवियंस रिट्रेसल सिस्टम जो है वो शुरू करना बहुत जरूरी है कि उनके साथ अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन का कोई गलत मिसयूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ वो शिकायत कर सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करना जरूरी है। ठीक है, दैट्स इट। तो पीएम स्वनिधि गाइस काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, जिसके बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी होना जरूरी है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखने को मिला। इस टाइप का टॉपिक पहले भी आ चुका है। ये बेसिकली इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब से रिलेटेड टॉपिक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की डेट में हमारी जो युवा पॉपुलेशन है वो आगे चल के बुजुर्ग हो जाएगी, तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएंगी। तो वो हमारे लिए जो है वो काफी चैलेंजिंग है फ्यूचर में, ये वाली चीज उसी से रिलेटेड बस ये टॉपिक है। तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कभी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक एडवांटेज माना जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं कि अगर एजुकेशन स्किलिंग रिफॉर्म जो है वो नहीं किया गया तो ये डिविडेंड डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब भी बन सकता है। तो अब एक और एंगल से इसको देखा गया। एक तो वो एजिंग पॉपुलेशन वाला एंगल तो आप जानते ही हैं, और दूसरा एंगल यही देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में युवा जो है वो अनएम्प्लॉयड है, राइट, और उसकी जगह मतलब जॉब्स ढूंढने की जगह अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल फोन में, रील्स में, है कि नहीं। तो रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल फोन एंड रील्स, हमें युवाओं को जो है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो युवा जो आज की डेट में बिगड़ते जा रहे हैं, ड्रग्स, एल्कोहल, क्राइम, है ना, ये कितनी तेजी से जो है बढ़ रहा है, तो उनके डायरेक्शन को हमें चेंज करना जरूरी है। तो इसको बोल रहे हैं कि क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन ज्यादा होना हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट का संकेत नहीं होता है। कई बार अगर इस ज्यादा पॉपुलेशन को अगर सही दिशा नहीं मिले तो वो और समस्या का कारण जो है वो बन सकता है। कम ऑन से यस और नो। यस, तो इसी की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन। तो जब एक देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन डिपेंडेंस से ज्यादा होती है तो ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम माना जाता है। बट ये एडवांटेज टाइम बाउंड होता है और तभी बेनिफिट्स देता है जब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। यस, तो जब आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, तभी आपकी जो जो पॉपुलेशन जो है ना, जो आपकी ज्यादा वर्किंग एज ज्यादा पॉपुलेशन जो है, तभी रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। बट अगर आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करवा पा रहे हो तो वही ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अगेन डिपेंडेंट बन जाएंगी और क्राइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। क्योंकि लोगों को जो है वो अपना जीवन यापन चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो लोग क्राइम की तरफ जो है वो बढ़ेंगे या ड्रग्स की तरफ डिप्रेस होकर जो है वो बढ़ेंगे। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बता दें इंडिया के पास 800 मिलियन ज्यादा लोग जो है वो 35 साल से कम की उम्र के हैं। ये फैक्ट लिख लेना, 800 मिलियन से ज्यादा लोग 35 साल से कम की उम्र के हैं और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट युवा पॉपुलेशन हमारी कंट्री है। और ये डेमोग्राफिक विंडो 2045 तक ओपन रहने की पॉसिबिलिटी, यानी कि 2045 तक हम अपनी पोजीशन मेंटेन रखेंगे। 20 साल का अपॉर्चुनिटी विंडो है हमारे पास कि हमारे युवाओं को सही डायरेक्शन में अगर हमने जो है वो लगा दिया तो हमें पिछाड़ना, सभी कंट्रीज मिल भी जाए तो भी हमें नहीं पिछाड़ पाएंगी, इतने पावरफुल बन जाएंगे हम अगर हमने सही पॉलिसीज का काम करना शुरू कर दिया। तो हमारी इससे बेनिफिट क्या होंगे ये देखो, अगर हमारी ये लिख लेना डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लिख सकते हो। जीडीपी हमारी बूस्ट होगी, है ना। जेंडर गैप अगर रिड्यूस हम करेंगे ना तो जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है। ये बताया जा रहा है, देखो कितनी बढ़िया चीज है। आज की डेट में महिलाओं को जो काम करने नहीं दिया जाता, अगर वो शुरू कर दिया जाए, फीमेल लेबर वर्कफोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, एनहांस हो जाए, तो 27% तक जीडीपी बढ़ सकती है। देखो कितना अच्छा आंकड़ा मिला है आप लोगों को। इंडिया एजिंग इकोनॉमीज को स्किल्ड मैन पावर जो है वो दे सकती है। यस,
जो आज की डेट में दूसरी कंट्रीज जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं, उनको हम अपने वर्कफोर्स को जो है वो उन्हें सप्लाई कर सकते हैं, तो हम ग्लोबल वर्कफोर्स सप्लायर बन सकते हैं, जिससे अगेन इनकम जनरेट करेंगे हम। नेक्स्ट, इनोवेशन हब, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और उभरती हुई टेक को हम अडॉप्ट करेंगे तो इनोवेशन हब बन जाएंगे। एक्सपोर्ट एरिया में कंपीट जो है वो करेंगे। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, जेम, लेदर यूथ प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट रहती है। फिर सोशल डेवलपमेंट होगा, गरीबी जो है वो कम होगी, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो होगी, तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो हो सकेगा। तो ये सिर्फ बुलेट पॉइंट जो है वो आप लिख लो, ये बुलेट पॉइंट जो बताया ना, ये बेनिफिट्स होते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के। बट ये सबसे बड़ी चिंता क्या है, चैलेंजेस क्या है आज की डेट में इंडिया के पास? इंडिया की उभरती हुई पॉपुलेशन है, बट चैलेंजेस क्या है? अगेन ये बुलेट पॉइंट बस आप लिखेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आप जानते हैं, स्किल गैप। ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 बोलता है कि मात्र 43% ग्रेजुएट्स जॉब रेडी हैं। मतलब 100 अगर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, उसमें से सिर्फ 43% को ही जॉब मिल पाएगी। बाकी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है 67%, नहीं ये 57% जो लोग हैं उनको जो है वो जॉब नहीं मिलेगी। यस, इंडस्ट्रीज को स्किल कैंडिडेट्स की कमी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो जो एजुकेशन को चाहिए वो एजुकेशन जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो एजुकेशन वैसी चीज प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। बट थैंक्स टू अवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें ये चीज को जो है वो शामिल किया गया है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक को लिंक करने का शामिल है। आपको बताया कि 40 से 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनका करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है। 61% हायर एजुकेशन लीडर्स मानते हैं कि करिकुलम मार्केट डिमांड के साथ अलाइन नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात आप लोग को ऑलरेडी पता है, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, 2030 तक पता है 70% जॉब्स इंडिया में ऑटोमेशन के रिस्क पे हैं। मैकेंसी ने ये डेटा जो है वो दिया है कि 70% जॉब जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएंगी और उसमें लोगों की जॉब चली जाएगी, और अभी आपको देखने को मिल ही रहा है ये चीज है। तो इससे चिंता खाने वाली जरूरत नहीं है, इसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। एआई ग्लोबल लेवल पर 170 मिलियन नई जॉब जो है वो क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका फायदा हमें उठाना है। लेकिन साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट भी ह्यूज होगा, लोगों को जॉब से भी निकाला जाएगा, तो अपने आप को अपनी स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। लो फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% टू 41.7% देखने को मिल रहा है, जो कि पूरे ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। जो फीमेल्स होती है उनको बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वर्क प्लेस सेफ्टी का इशू होता है, इस कारण से लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता फीमेल्स का, तो उनको फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। और जीडीपी को 27% हाई कर जाएगी है, तो कितनी बढ़िया बात है। 93% स्टूडेंट्स गाइस 8वीं से 12वीं कक्षा के, इनको सिर्फ 7 करियर्स के बारे में अवेयरनेस है कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, बस। इन रियलिटी 20,000 से ज्यादा करियर पाथवेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बट 7% स्टूडेंट्स को प्रॉपर करियर गाइडेंस मिलता है। सोचिए आप कि करियर गाइडेंस ही नहीं है बच्चों में, इसलिए वो एक चीज के पीछे बस पड़े रहते हैं, भले उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, इसलिए फिर जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि वो वैसा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, वैसी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, वैसे सीख नहीं पाते। अब इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पता है? अगर हम सही टाइम पर एक्शन नहीं लेंगे ना, तो हमारी इकोनॉमी की 12 बज जाएगी। युवा जब अनएम्प्लॉयमेंट होंगे ना, तो बहुत कई बार मास प्रोटेस्ट भी होगा, अपॉर्चुनिटी मिस होगी। इंडिया जो है वो जैसे जापान और चाइना जिन्होंने अपने डेमोग्राफिक विंडो इकोनॉमिक मिराकल में कन्वर्ट किया, वैसा अगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए तो हमारी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देंगे, खो देंगे। क्योंकि आप देखो ना, चाइना और जापान ने क्या किया, अपनी युवाओं को जो है वो सही डायरेक्शन में रखकर, भले ही स्ट्रिक्टली सही डायरेक्ट, क्योंकि डिसिप्लिन में रखना, स्ट्रिक्ट रखना जरूरी है, रखकर देखो पूरे दुनिया भर में जो है वो कैसे आगे निकले। तो अगर हमने नहीं किया तो हम ये अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, जो हमारे सामने 20 सालों की अपॉर्चुनिटी अभी से। फिर ब्रेन ड्रेन का इशू तो आप जानते ही है, होता ही है, तो ये पॉइंट भी लिख लो। अगर हमने टाइम पर काम नहीं किया तो इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी, सोशली मतलब जो यूथ जो अनएम्प्लॉयड युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क जब बढ़ेगा तो प्रोटेस्ट होंगे, क्राइम बढ़ेगा, है ना।
तो सोशल अनरेस्ट होगा, सामाजिक अशांति हम लोग को देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देंगे तो फिर काम नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। फिर ब्रेन ड्रेन, कि जो बेटर परफॉर्म कर रहा है वो दूसरी कंट्री में जाके अपने आप को जो है वो सेट कर लेगा। तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो भाई एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है उसको, इंडस्ट्रीज को जो चीज चाहिए उस अकॉर्डिंग डेवलप करना जरूरी है। लोगों में स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। वुमेन को वर्कफोर्स में शामिल करना जरूरी है। बचपन में ही करियर काउंसलिंग हो जाए, गाइडेंस मिल जाए बच्चों को, वैसा जरूरी है। बच्चों के करियर के पाथवेज ऑप्शंस बच्चों को स्कूल लाइफ के दौरान ही जो है वो बता दिए जाए। उनके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए जिसमें बच्चों की काउंसलिंग हो कि कौन से करियर्स बच्चे जा सकते हैं। देखो 20,000 करियर है यार, 20,000 करियर्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होना जरूरी है। रीजनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही है ना, कर्नाटक के अंदर फ्री बस ट्रैवल है महिलाओं के लिए, राजस्थान के अंदर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो नेशनल लेवल पर भी इंटीग्रेट करनी चाहिए, लानी चाहिए। तो ये था गाइस ओवरऑल एक अच्छा टॉपिक, सुनने वाला टॉपिक था, और उसमें देखो काफी सारे मेंस में लिखने के लिए पॉइंट्स आपको मिल गए। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2025। अब देखो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने 2025 में अडॉप्ट किया एक नया फ्रेमवर्क, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये रिप्लेस करता है 2008 के सिस्टम को। तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन लिख लो, इन्होंने अडॉप्ट किया है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2025। और कब, 56 सेशन इनका हम लोग को देखने को मिला था उस दौरान। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के 56 सेशन में इन्होंने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2025 अडॉप्ट किया। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना कि ये 2008 के वर्जन को रिप्लेस करेगा। और इसका मुद्दा यह है कि जीडीपी के बियॉन्ड जाकर असमानता, इनइक्वालिटी, एनवायरमेंट, अनपेड वर्क, डिजिटलाइजेशन, ऐसे इंडिकेटर्स का भी आकलन किया जाए ताकि वेलबींग और सस्टेनेबिलिटी बेटर कैप्चर हो सके। मतलब कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले सिर्फ हम लोग जीडीपी को ध्यान में रखते थे एक कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने के लिए। अब हम सिर्फ जीडीपी को ध्यान में नहीं रखेंगे, अब हम एक प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए उस कंट्री में कितनी असमानता है, एनवायरमेंट की कंडीशन कैसी है, अनपेड वर्क, जैसे घर पे जो मम्मी है खाना बनाती, क्या उनको पैसा मिलता, नहीं मिलता, दैट इज अनपेड वर्क, है ना। और डिजिटलाइजेशन, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि एक कंट्री कितना तेजी से डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर याद रखो, कि ये पूछ सकते हैं कि अभी और कौन सी चीजें जो है वो ऐड करने पर टारगेट किया जा रहा है इनमें से। जैसे आपको 5 एक ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कौन सी चीज ऐड नहीं हुई है, तो एक आधी इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। आओ सबसे पहले तो आपको ये समझना जो है बहुत जरूरी है कि ये है क्या, है ना, कि ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है क्या। तो देखो ये जो बन रहा है ये इसका 6th वर्जन हम लोग को देखने को मिल रहा है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स का। पहला इन्होंने 70 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक नई इकोनॉमिक रियलिटी बताता है ये, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ जीडीपी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, और भी दूसरे इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जा रहा है एक कंट्री का अकाउंट्स बनाने के लिए। देख लिखा है ना सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, एक कंट्री का प्रॉपर अकाउंट तैयार करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखी जाएंगी। बस इतना ही बस ध्यान में रखो, और ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को और क्या इनोवेशंस देखने को मिले, तो बेटर टूल्स आ गए हैं क्रॉस बॉर्डर फ्लोज और डिजिटल इकोनॉमी को मेजर करने के लिए। आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स में क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी, जो फाइनेंशियल मुद्दे हैं उसमें क्लैरिटी मिलेगी। नॉन मार्केट और इनफॉर्मल एक्टिविटीज में ब्रॉडर गाइडेंस मिलेगा, है ना। एनवायरमेंट और सोशल एस्पेक्ट्स को भी आप शामिल करोगे तो और बेहतर पिक्चर जो है वो एक कंट्री की सामने आएगी, है ना। क्योंकि जनरली एक कंट्री के अंदर जैसे देखा जाए तो टॉप 10% लोग जो है वो वेल्दी होते हैं, बाकी 90% की 12 बजी पड़ी रहती है। तो क्या एक कंट्री की जो है ये प्रॉपर पिक्चर दिखाता है जीडीपी? नहीं दिखाता। तो इसीलिए ये अपग्रेड हुआ एक प्रकार से। ठीक है, तो कोल ऑयल गैस, ये बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा इनका भी। अच्छा ये जो ये वो निकालते हैं कोल ऑयल गैस, जो मिनरल्स होते हैं जिससे पोल्यूशन भी होता है ना, क्योंकि एनवायरमेंट को भी इन्होंने शामिल किया हुआ है।
तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलार, विंड, हाइड्रो, इसको नेशनल एसेट के तौर पर जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो, ठीक है। इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, सेविंग्स अलग अलग हाउस होल्ड ग्रुप्स के बेसिस पर शो किया जाएगा कि इनइक्वालिटी है कि नहीं। वही मैंने आपको बताया ना कि 10% लोग ज्यादा कमा रहे हैं, 90% की बैंड बजी पड़ी है, तो इस पिक्चर को भी जो है ये हाईलाइट करेगा। घर में रहने वाली जो महिलाएं जो होती हैं, है ना, तो इनको जो है वो पैसा तो दिया नहीं जाता, तो इस चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा, अनपेड वर्क को, ठीक है। तो ये सब चीजें गाइस इसके अंदर जो है वो शामिल हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब इंडिया प्रिपेयर्ड है, तो एनवी स्टैट्स रिपोर्ट 2018 से हम लेकर आ रहे हैं, ये लिख लेना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की प्रिपेयर्डनेस। सबसे पहले तो ये एनवी स्टैट्स रिपोर्ट लिख लो आप, ये एनवी स्टैट्स रिपोर्ट 2018। तो 2018 से भैया हम ये एनवी स्टैट्स रिपोर्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, एनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं, लिख लेना। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल और एनर्जी को। फिर टाइम यूज सर्वे हमारा एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, 2019 में किया और 2024 में किया। इसमें अनपेड हाउस होल्ड और केयर वर्क्स को हम लोग जो है वो मेजर करते हैं कि महिलाओं को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, तो उनको कंसिडर किया जा रहा है टाइम यूज सर्वे के थ्रू। फिर ये सब तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, सर्वेज, अलग अलग टाइप की सर्वे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी इस पर काम करना पहले से शुरू कर दिया था, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा है, ठीक है। अब सस्टेनेबल तरीके से और बेहतर, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जीडीपी को सिर्फ नहीं देखा जा रहा है, दूसरे इंडिकेटर्स को भी देखा जा रहा है, तो इससे ये फायदा होगा कि कंट्रीज जो है वो और बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज का उपयोग करेंगी, सस्टेनेबल रिसोर्स का उपयोग होगा। क्लीन एनर्जी पर टारगेट किया जाएगा, क्योंकि क्लीन एनर्जी अभी मैंने बताया ना, रिन्यूएबल एनर्जी को एज ए एसेट कंसिडर किया जा रहा है। जेंडर सेंसिटिव डेटा जो है वो सामने रखा जाएगा, इक्वलिटी इसमें जो है वो और बढ़ेगी, तो ये सब इसके फायदे होंगे। बट चैलेंजेस वही है, माइक्रो लेवल सर्वे को नेशनल एग्रीगेट्स के साथ जो है वो अलाइन करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अलग अलग सर्वेस को नेशनल लेवल पर जोड़ना, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, मैन पावर की आवश्यकता होगी, टूल्स की आवश्यकता होगी। रिसोर्स रिच स्टेट्स अपोज जो है वो कर सकते हैं, राइट। अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो लोअर दिखने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी स्टेट का जीडीपी अगर लो हो जाए इन सब चीजों के कारण, और बल्कि उस स्टेट के अंदर काफी मिनरल्स हैं, अच्छे हैं, यानी कि पावरफुल है वो स्टेट इकोनॉमिकली, तो वो तो मना कर देगा, बोलेगा कि यार तुम तो ये गड़बड़ कर रहे हो हमारे साथ, है ना। तो ये भी इश्यूज हो सकते हैं। तो बस ये एक सिंपल सी चीज है, जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जो चीज बताई थी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो ये वाली चीज बस याद रखना प्रीलिम्स के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडिया का डीप सी मिशन, कितनी बार ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट न्यूज में यह है कि 2 इंडियन एक्वानॉट्स, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वैसे ही होते हैं एक्वानॉट्स, तो ये जो समुद्र के नीचे जाएंगे, डीप सी मिशन में जाएंगे, तो 2 इंडियन एक्वानॉट्स ने फ्रेंच सबमर्सिबल नॉटाइल के थ्रू एटलांटिक ओशन में 5000 से ज्यादा मीटर डेप्थ जो है वो ड्राइव किया वायर। हमें देखने को मिला एटलांटिक ओशन में एक फ्रांस का सबमर्सिबल नॉटाइल था, पानी के नीचे जाने वाली गाड़ी मान लो आप, तो उसमें जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी इंडियन समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए, और उसमें 5000 से ज्यादा मीटर नीचे हम लोग जो है वो गए और हमारे एक्वानॉट्स को ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग पार्ट है किसका, समुद्रयान प्रोजेक्ट का, जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, लिख लो। इंडिया का पहला मैंड सी डीप सी मिशन है ये समुद्रयान प्रोजेक्ट। डीप ओशियन मिशन कहा जाता है, इसको अप्रूव किया गया था 2021 में, ये भी लिख लो आप, डीप ओशियन मिशन, और 4077 करोड़ रुपए 5 साल में लगाने की बात हुई है, ये भी लिख लेना। समुद्रयान के थ्रू इंडिया ज्वाइन करेगा यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस जैसी कंट्रीज को, जो डीप सी मिशन पर काम करती हैं। और ये बात सच है, हमें अपने समुद्र के नीचे जो चीजें हैं उसको भी
उसका भी आकलन करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, डिस्कवर करना जरूरी है, क्योंकि जितना हम स्पेस को डिस्कवर कर चुके हैं उसका 10% भी हमने हमारे समुद्र को डिस्कवर नहीं किया। आई थिंक यू गाइस नो अबाउट इट। यस, तो ये चीज है। और ब्लू इंडिया के पास भाई 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारे पास, तो हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ओशियंस में काफी मिनरल्स पाए जाते हैं, फ्यूल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है ना। ग्लोबल टेलीकॉम के तौर पर अंडर सी केबल्स के तौर पर ओशियन का उपयोग होता है। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास डीप सी टेक्नोलॉजी, और इंडिया इसमें एंटर कर रही है, जिससे कि हम साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दे पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे, जियो पॉलिटिक्स हो पाएगी मरीन सेक्टर में हमारे थ्रू। यस, एम और ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर है। डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, अंडर वाटर व्हीकल्स के लिए, रोबोटिक्स के लिए, सबमर्सिबल्स के लिए। ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस ये एस्टेब्लिश की जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना जो है वो जरूरी है। हम लोग जो है वो एडवांस्ड मरीन स्टेशन जो है वो सेटअप जो है वो करेंगे। अब ये चीजें पूरी पूरी लिख लो भाई आप। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 बड़ी सी बिग फिश की तरह जो है वो इसका डिजाइन है। इसकी फोटो देखना आप मत्स्य 6000 की। 2.1 डायमीटर इसका है। इसके अंदर 3 एक्वानॉट्स जा सकते हैं, 12 घंटे का मिशन कर सकते हैं, 96 घंटे का इमरजेंसी सपोर्ट भी मिल जाएगा इसमें। ये पूरी चीज लिखेंगे आप, ABCD पॉइंट। पहला 500 मीटर की डेप्थ जो है वो स्टील स्पीयर में होगी। फिर फाइनल वर्जन जो है वो 80 mm के टाइटेनियम एलॉय स्पीयर में हम लोग को देखने को मिलेगा। इसको इसरो के बहुत ही सटीक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और जा रहा है। फिर ये वाला भी चीज लिखना आपकी, ये पूरे इसके जो फीचर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। डीप ओशियन मिशन में हमने मत्स्य 6000 का यूज किया। फिर ये भी पूरा लिख लो आप, ABC पॉइंट सेकंड वाला भी। ऑक्सीजन मेंटेन जो है वो की जा रही है, CO2 रिमूव किया जाएगा स्क्रबर्स के थ्रू। रीब्रीदर ऑक्सीजन सिस्टम इसमें लगाया गया इमरजेंसी के लिए। क्रू को ट्रेनिंग दी जाएगी फिटनेस में और डाइट में, है ना, कि अगर कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो कन्फाइंड कंडीशन में आपको ये डाइट लेनी है और इस प्रकार से आपको मैनेज करना है। ट्रेडिशनल रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अकूस्टिक टेलीफोन्स का उपयोग किया जाएगा। इंडिया ने खुद का अपना एकूस्टिक सिस्टम डेवलप किया है भाई, और ओशियन कंडीशन में ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये भी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। तो हमारा खुद का टेलीफोन हमने डेवलप किया, एकूस्टिक टेलीफोन, याद रखना। तो इंडिया के लिए भैया अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है अभी। क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ में हम लोग एक अच्छा वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं डीप सी ओशियन में। बस यही चीज ध्यान में रखो। और भी दूसरे इनिशिएटिव्स हैं जैसे डीप सी ओशियन मिशन, है ना, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चैलेंजेस तो होते ही भाई, कॉस्ट इसका काफी हाई होता है, एनवायरमेंट के ऊपर भी रिस्क होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इश्यूज हो सकता है ना। बस यही था टॉपिक इसके अंदर, और कुछ ज्यादा नहीं है। रियो अर्थ समिट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। रियो अर्थ समिट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या इसने इंट्रोड्यूस किया? हाँ बिल्कुल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको एनवायरमेंट GS पेपर 3 के अंदर रियो अर्थ समिट बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पे आया था, ठीक है। ये इसके थ्रू, इसके बाद नहीं, 1997 में इसके बाद आया था, ठीक है। ये रियो अर्थ समिट के बाद नहीं था, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो उसी का हिस्सा था ये अलग से था। क्योटो प्रोटोकॉल ये इससे रिलेटेड नहीं था रियो अर्थ समिट से। रियो अर्थ समिट वही में होती ना, रियो रियो दे जेनेरियो, तभी इसका नाम पड़ा रियो अर्थ समिट। वेरी इंपॉर्टेंट समिट 1992 की, पढ़ना ये चीजें आपको। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे। हर 29 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ध्यानचंद जी के बर्थडे के अवसर पर।
2012 से ऑफिशियली ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। ये फैक्ट ध्यान में रखना, सेकंड वाला गलत है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो किया गया, दैट इज ट्रू। ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना इस क्वेश्चन का रहे आंसर देने की। इंडिया की रेन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।